जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है मुंबई में 20 मंजिला इमारत में लगी आग, 2 की हुई है मौत। साथ ही खबर आ रही है गुजरात पुलिस अब एक्शन के मोड में, कोरोना गाइडलाइंस मनवाने के लिए सख्ती जारी। उसी के साथ जानेंगे पीवी सिंधु पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, कौन सा ये टूर्नामेंट है बताएंगे आपको। साथ ही खबर आ रही है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का कार एक्सीडेंट हो चुका है, बाल बाल बचे हैं एक्टर। उसी के साथ जानेंगे हिमाचल की बर्फबारी, एमपी की बारिश, गुजरात की ठंड और यूपी की सियासत के बारे में। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम की है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपकी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 2022 और दिन हो चुका है रविवार। तो दर्शक मित्रों, आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले, भारत में आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले, अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, हिटलर से मिलने वाले, रेडियो स्टेशन शुरू करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर सीएमएम न्यूज उन्हें कोटि कोटि नमन करता है। तो बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में है मुंबई में 20 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में 2 की मौत। मुंबई के ताड़देव में शनिवार सुबह 7:30 पर भाटिया अस्पताल के पास स्थित 20 मंजिला कमला बिल्डिंग में आग लग गई। ये लेवल 3 की आग बताई जा रही है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 15 अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती 15 में से 3 की हालत गंभीर है, जबकि अन्य 12 लोगों को जनरल वार्ड में रखा गया है। देखते अगली न्यूज अपडेट। इस समाचार में जानेंगे एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का दूसरे वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट, बाल बाल बचे अभिनेता। जी हाँ दोस्तों, इनकी कार दूसरे वाहन से टकरा गई है। दरअसल दिग्गज हॉलीवुड स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके कार वाहन से दूसरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभिनेता इस दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी कार चला रहे थे जब यह रिवरिया कंट्री क्लब के पास सनसेट बुलेवार्ड एलन फोर्ड एवेन्यू के चौराहे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी एक दूसरे वाहन के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आर्नोल्ड के प्रवक्ता ने बताया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट शुक्रवार दोपहर को हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया। हालांकि अभिनेता को मामूली चोटें आई है और उनकी जान बाल बाल बची है। देखते अगली खबर। इस खबर में है 2022 चुनाव के बारे में आयोग ने रैलियां रोड शो पर लगाई रोक, 31 जनवरी तक बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने अब रोक बढ़ा दी है रैलियों पर। क्या कुछ है खबर में जानेंगे। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को चुनावी राज्यों में रैलियों, जुलूस और रोड शो पर रोक को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पहले चरण के उम्मीदवारों को थोड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने राहत देते हुए पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों को सभा में 500 लोगों की सीमा बुलाने की अनुमति है। तो 500 लोगों तक लोग बुला सकते हैं, सभा कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, हाथ छुड़ाकर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुई घोषित कैंडिडेट। यूपी की सियासत से दूसरी खलबली वाली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बरेली कैंट सीट से घोषित कांग्रेस उम्मीदवार सुप्रिया एरन शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने बरेली कैंट से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बरेली की पूर्व महापौर सुप्रिया के साथ उनके पति बरेली से पूर्व सांसद प्रवीण एरन भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेसी भी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। देखते अगली न्यूज अपडेट। इसमें जानेंगे ड्रैगन के आगे झुका कंगाल पाकिस्तान, आतंकी हमले के पीड़ित चीनियों को देगा करोड़ों का मुआवजा। तो आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के लिए चीन की दोस्ती काफी महंगी नजर आ रही है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के आतंकी हमले में हताहत हुए नागरिकों के लिए अपने भारी भरकम मुआवजा वसूलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अशांत बखैर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले साल एक आतंकवादी हमले में हताहत हुए लोगों के 36 चीनी नागरिकों को मुआवजे के तौर पर 1.16 करोड़ डॉलर यानी 204 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने की घोषणा की है। मुआवजे की राशि के संबंध में मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति ने शुक्रवार को यह फैसला किया है। तो 36 लोगों में 200 करोड़ बांटना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पाकिस्तान बहुत ही बेवकूफी कर रहा है चीन की दोस्ती को लेकर। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में है देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पिछले 237 दिनों में सबसे ज्यादा। तो भारत में कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। आप भी मास्क और सैनिटाइजर जरूर यूज कीजिए। देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। देश में कोरोना वायरस के 3,37,704 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 3 करोड़
89,03,731 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह के अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक इनमें वायरस ओमिक्रॉन स्वरूप के 10,050 मामले भी शामिल है। सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीज बढ़कर 21,13,365 हो गए, जो पिछले 237 दिनों में सर्वाधिक है, जबकि 488 और मरीजों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 4,88,884 हो गई है। तो ये कोरोना के ताजा आंकड़े हैं भारत के। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे गणतंत्र दिवस के लिए रविवार को रिहर्सल परेड होने वाली है। इसके मद्देनजर दिल्ली में कई जगहों पर यातायात के लिए प्रतिबंध रखा गया है। तो रिहर्सल शुरू हो चुकी है 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस के लिए। तो गणतंत्र दिवस परेड के लिए 23 जनवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। पुलिस ने बताया कि परेड की रिहर्सल रविवार सुबह 10:20 पर होगी। इस दौरान परेड विजय चौक से शुरू होगी और नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। यह परेड राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस पैलेस से होकर तिलक मार्ग की ओर बाएं मुड़ेगी और वहां से नेशनल स्टेडियम गेट के नंबर 1 से प्रवेश करेगी। परेड के सुचारू रूप से संचालन के लिए राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक शनिवार शाम 6 बजे से रविवार तक को परेड समाप्त होने तक यातायात की अनुमति नहीं रहेगी। देखते अगली खबर। इस खबर में है मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर हादसा, मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे, 10 ट्रेनें रद्द, 12 के रूट बदले। तो मथुरा दिल्ली मालगाड़ी का हादसा हुआ है। जानते हैं खबर में क्या है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये मालगाड़ी राजस्थान से गाजियाबाद के लिए सीमेंट लेकर जा रही थी, जिसके 15 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। इसके कारण 10 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है। करीब 12 ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि मालगाड़ी के शुक्रवार देर रात 11:30 बजे पटरी से उतरने के साथ धुंध होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। अधिकारियों ने रात भर हड़कंप मचा रहा। इनमें दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन, स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन धुंध के कारण, कोहरे के कारण काफी दिक्कतें हुई। देखते अगले समाचार। तो इस न्यूज अपडेट में है बेमौसम बारिश के साथ सर्दी का सितम जारी। जानिए कब तक है बरसात की संभावना। जहां दोस्तों दिल्ली से ये खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह की बेमौसम बारिश ने सर्दी बढ़ाने का काम कर दिया है। तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात के कारण अचानक तापमान नीचे गिरता देखा गया। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली के लिए बादल छाए रहने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बारिश की संभावना भी जताई थी। इसी के साथ मौसम विभाग ने एमपी के मौसम की भी जानकारी दी थी, जो हम आपको आगे बुलेटिन में बताएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है अरुणाचल प्रदेश में 4.2 तीव्रता का भूकंप, कोई हताहत नहीं। तो अरुणाचल से भूकंप की खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले से शुक्रवार को 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव दानी सालू ने कहा कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे यमन के विद्रोहियों ने कहा जेल पर सऊदी गठबंधन के हवाई हमले में अब तक 80 लोगों की मौत। तो यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित एक जेल पर सऊदी अरब निज सैन्य गठबंधन के हवाई हमले में मरने वाले की संख्या कम से कम 80 हो गई है। विद्रोहियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मलबे में अभी भी जीवित बचे लोग और शवों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुआ हवाई हमला एक बड़े हवाई और जमीनी हमले का हिस्सा था, जिससे साफ हो गया कि यमन में वर्षों से जारी गृह युद्ध में अभी और भी खून बहेगा। देखते अगली खबर। अगली खबर में है कनाडा अमेरिका सीमा पर 4 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय राजदूतों से तत्काल कदम उठाने को कहा। तो न्यूयॉर्क से खबर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी कनाडा सीमा पर 4 भारतीय नागरिकों के एक परिवार की ठंड से मृत्यु के बाद दुख जताया है। अमेरिका एवं कनाडा में भारतीय राजदूतों को निर्देश दिया कि स्थिति पर तत्काल कदम उठाए। पदाधिकारियों ने ये कहा है कि उक्त परिवार कड़ाके की ठंड की चपेट में उस समय आ गया जब उनसे एक बर्फीले तूफान के बीच वहां से गुजरने के लिए असफल प्रयास किया। जहां दोस्तों तो तूफान में फंसने के कारण उन लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में है अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ा। चीनी एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानें हुई बाधित। तो चीन द्वारा अमेरिकी विमानन कंपनियों की उड़ानों को रद्द किए जाने के दबाव बनाए जाने के जवाब में अमेरिका ने चीनी विमानन कंपनियों की 44 उड़ानें बाधित कर दी है। अमेरिकी परिवहन विभाग के शुक्रवार के आदेश के
चीन ने 4 विमानन कंपनियां प्रभावित हुई है। इनके आदेश से इस कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच पुराना विवाद चल रहा है। या दोस्तों, ये दोनों देशों के बीच पुराना विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन बात ये भी है कि किम जोंग उन का सपोर्ट किया है चाइना ने, तो अमेरिका कहीं ना कहीं उससे नाराज है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार में शुक्रवार को भी बड़ी गिरावट हुई। 4 दिन में निवेशकों के डूबे 10.36 लाख करोड़ रुपए। तो शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। बाजार में लगातार बिकवाली के बीच 4 कारोबारी सत्रों में निवेशकों को 10.36 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो इस समाचार में जानेंगे पीवी सिंधु सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। जी हां दोस्तों, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता रही है। शनिवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। सिंधु को 5वीं वरीयता प्राप्त रूसी प्रतिद्वंदी इवजेनिया कोसेत्स्काया के सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होने से फाइनल में जगह मिली है। टॉप सीड सिंधु ने आसानी से पहला गेम 21-11 से जीत लिया था। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान की चन्नी को चुनौती, मेरे खिलाफ लड़ना है तो धुरी से लड़े चुनाव। तो अमृतसर से खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान भगवंत मान सीएम उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद आज दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे थे। अमृतसर पहुंचने के बाद उन्होंने पंजाब के पानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास पहले ही पानी नहीं है और दूसरे राज्यों को पानी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को पंजाब बनाएगी, न कि लंदन या कैलिफोर्निया। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा उन्हें चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज पर कहा कि सीएम चन्नी को नहीं पता कि वह सीट रिजर्व है और वह खुद जनरल कैटेगरी से है, वह यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर चन्नी उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह धुरी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में है एस श्री संत ने आईपीएल 2022 की नीलामी में शामिल होने के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया। इतना रखा है बेस प्राइस। जी हाँ दोस्तों, श्री संत अब वापसी कर सकते हैं। क्रिकेट में आप उनको खेलते हुए देख सकते हैं। उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्या कुछ है खबर में जानेंगे। तो भारतीय तेज गेंदबाज श्री संत आईपीएल में खेलने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से आईपीएल 2022 में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। आईपीएल 2022 की नीलामी 12 और 13 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इससे पहले नीलामी का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पंजीकरण करवाया है। इससे पहले आईपीएल 2021 की नीलामी के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। श्री संत ने साल 2013 में आखिरी बार राजस्थान के लिए खेला था। देखते अगली खबर। इस खबर में है केएल राहुल को लखनऊ ने 17 करोड़ में किया साइन। जानिए कौन है आईपीएल 2022 का सबसे महंगा कप्तान। तो आईपीएल का आगाज होने वाला है। खबर में क्या है देखते हैं। दरअसल लखनऊ की टीम ने केएल राहुल को 17 करोड़ रुपए देकर करार किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पर 16 करोड़ देकर रिटर्न किए गए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत का नंबर आता है। अहमदाबाद ने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ की रकम देकर टीम से जोड़ा है। सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो केन विलियमसन को रोका है। तो वही राजस्थान रॉयल्स ने भी इतनी ही रकम के साथ संजू सैमसन को रिटेन करने का फैसला किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी के 12 करोड़ में रिटेन हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे 1970 में एशियन गेम्स में परचम लहराने वाले भारत के पूर्व महान फुटबॉलर सुभाष भौमिक का निधन। बीते जमाने के दिग्गज फुटबॉलर व 1970 में एशियन गेम्स में परचम लहराने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य रहे सुभाष भौमिक, जिनका 72 साल की उम्र में कोलकाता के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुभाष भौमिक को सीने में संक्रमण की समस्या को लेकर वहां भर्ती करवाया गया। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार करीब 3:30 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। किडनी की समस्या से पीड़ित थे और पिछले 3.5 महीने से उनकी डायलिसिस चल रही थी। 23 साल पहले उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। सुभाष भौमिक ने भारतीय फुटबॉल की तरफ से 69 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 50 गोल दागे हैं। उन्होंने 19 साल की छोटी सी उम्र में पेशेवर फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और ईस्ट बंगाल से उनके करियर की शुरुआत की थी। तो फुटबॉल में भारत की शान अब
नहीं रही, हमें छोड़कर चले गए हैं दिग्गज फुटबॉलर सुभाष। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे भारत के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले साउथ अफ्रीकी टीम पर लगा जुर्माना। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पाल के बोलैंड पार्क में खेले गए दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका की टीम को जीत मिली। इस जीत के साथ ही टीम ने सीरीज भी अपने नाम कर ली, लेकिन इसी मैच के दौरान मेजबान टीम से एक बड़ी चूक हो गई। इस कारण से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने साउथ अफ्रीका पर जुर्माना लगाया है। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के कारण साउथ अफ्रीका की टीम पर जुर्माना लगाया है, क्योंकि तय समय के अंदर टीम के गेंदबाज निर्धारित 50 ओवर नहीं फेंक पाए थे। ऐसे में टीम के खिलाड़ियों पर 20% मैच फीस का जुर्माना लगा है। देखते अगली खबर। इस खबर में है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं पक्ष में नहीं हूं और विपक्ष में भी नहीं हूं, मैं सिर्फ किसानों के साथ हूं। किसान नेता राकेश टिकैत का एक और बयान आया है। शुक्रवार को लखीमपुर खीरी जाते वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सीतापुर में नेपालपुरा चौराहे पर रुके। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। बताया कि वो लखीमपुर जा रहे हैं। कहा कि हाल में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में बड़ा मामला हो गया था, उससे 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं मृतकों को जो लोग जेल में निरुद्ध है वह परिवारजनों से उनसे मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो किस पार्टी के साथ नहीं है, किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, किसानों के हित की लड़ाई वे लड़ रहे हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसान नेता राकेश टिकैत चुनाव के लिए किसी पार्टी से जुड़ते हैं या ऐसे ही किसानों की बात करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो कड़ाके की ठंड के बीच देश में इन हिस्सों में होगी बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो कड़ाके की ठंड के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बारिश दर्ज की गई है। पहाड़ों में शीतलहर और हिमपात देखा जा रहा है। वहीं आईएमडी की माने तो अगले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। देखते अगली न्यूज अपडेट। इसमें जानेंगे यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्तियां। 10 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। तो यूपीएससी ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कुल 14 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखते अगली खबर। इस खबर में है आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने पीट कर बुजुर्ग को मार डाला। 2 बुजुर्गों को बेरहमी से पीटा था, एक की मौत। अधिकारी बोले मौत से पीटे का लेना देना नहीं। जहां दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स के जवान ने नागौर से खबर आ रही है। दोस्तों नागौर के एक जवान ने सत्ता के नशे में, अपने वर्दी के नशे में प्लेटफॉर्म पर सो रहे बुजुर्ग को, एक गरीब को लात घूंसों से इतना मारा कि उसकी जान चली गई। इस मामले में उनके अधिकारियों से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि मार से किसी की मौत नहीं हुई। अब आप ही बताइए दोस्तों, अगर किसी को इतनी बेरहमी से और बुजुर्ग को, जो कि एक बुजुर्ग है, भीख मांग कर जीता है, रेलवे स्टेशन पर सोता है, उसको इतनी हद तक मारा जाए तो क्या जिंदा बचेगा? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। सीएमएम इस पुलिस की निंदा करता है और काफी खेद व्यक्त करता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बारिश, कोहरे और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। जयपुर, सीकर, अजमेर समेत 12 जिलों में पानी बरसा। अगले 3 दिन तक धुंध और कोहरा। तो राजस्थान के मौसम से ये खबर आई है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर संभाग के 12 से ज्यादा जिलों में बीती रात हुई बारिश। राजधानी जयपुर में देर रात बिजली कड़कने के साथ कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई। बारिश रुक रुक कर सुबह तक होती रही। जयपुर में पिछले 12 घंटे के दौरान 8 mm से ज्यादा पानी बरसा, जो जनवरी के महीने में एक दिन में हुई बारिश का पिछले 4 साल का सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। उधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिन अब प्रदेश में घना कोहरा पड़ने की आशंका भी जताई है। इसको लेकर जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर संभाग जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो 11 बजे तक कई हिस्सों में सूरज नहीं निकला और बादल भी छाए रहे। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे एमपी में तीसरी लहर, मौतों का ट्रेंड। 5 महीनों के मुकाबले 21 दिन में 24 मौतें। तो कोरोना से रिलेटेड ये अपडेट आ रही है। एमपी में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में भले ही कम मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी हो, लेकिन बढ़ता संक्रमण अब जाने ले रहा है।
दरअसल आंकड़ों को देखो तो बीते साल के आखिरी 4 महीनों में सिर्फ 18 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन इस साल जनवरी के 21 दिन में 24 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, यानी महीने में रोज 1 मरीज की मौत हो रही है। शुक्रवार को प्रदेश में 9,603 मरीज मिलने के बाद संक्रमण 12.4% पर पहुंच गया है। तो एमपी में कोरोना ने अपना संक्रमण बढ़ा लिया है, काफी नाजुक हालात है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में एमपी का मौसम जानेंगे। 17 जिलों में पानी गिरने के आसार, भोपाल ग्वालियर में बारिश, इंदौर का पश्चिमी हिस्सा भीगा। बारिश की खबरें आ रही है मध्य प्रदेश से, शीतल लहर भी है, बारिश भी चल रही है, काफी हवाएं भी है। तो मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर बेल्ट और रतलाम में हल्की बारिश हुई है। इंदौर का पश्चिमी हिस्सा भी भीगा है। भोपाल में शाम 4 बजे के बाद पानी गिरा है। प्रदेश के 17 जिले शाम तक कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश इनमें हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इससे दिन में ठंडक रहेगी। अगले 24 घंटे तक प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। हम आपको बता दें कि कहां-कहां बारिश का अलर्ट बताया है। विदिशा, गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, पश्चिमी भोपाल इलाकों में कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि अभी भी चल रही है दोस्तों इस बुलेटिन के रिकॉर्डिंग के वक्त भी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे बीएसपी ने दूसरे चरण के प्रत्याशी के लिए घोषित किए नाम। जी हां दोस्तों, बीएसपी ने नाम घोषित किए हैं, लिस्ट घोषित की है। बहुजन समाज पार्टी ने मुरादाबाद में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मुरादाबाद शहर के इरशाद हुसैन सैफी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुंदरकी से चांद बाबू मलिक और बिलारी से अनिल कुमार चौधरी बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो क्या कुछ आती है न्यूज अपडेट, हम आपको बताते रहेंगे। देखते अगली खबर। इस खबर में है छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की चेतावनी। या दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में भी 23 जनवरी से बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, बर्फ के टुकड़े गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 4 संभागों के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर ओला गिरने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में सरगुजा, बिलासपुर संभागों और उससे लगे रायपुर, दुर्ग संभाग के जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। चेतावनी में प्रशासन को सावधान और अपडेट रहने को कहा गया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है गुजरात का इलेक्शन मोड पर हो चुकी है भाजपा। एमपी एमएलए के साथ बैठक। पीएम मोदी 25 जनवरी को गुजरात में 50 लाख सदस्यों से नमो ऐप पर करेंगे बात। जी हाँ दोस्तों, एमपी एमएलए और उनके जो भी कार्यकर्ता हैं सभी के साथ ये लोग बातचीत करने वाले हैं। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल ने गुरुवार को राज्य में 579 मंडल के 40,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल चर्चा कर पेज प्रमुखों और पेज समितियों को अधिक मजबूत करने का मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। आपको बताते चले कि इसमें एमपी एमएलए सहित उनके सारे कार्यकर्ता वर्चुअली जुड़े थे। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे कोरोना गाइडलाइन में संशोधन। गुजरात में 27 शहरों में रात 10 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू। होटल रेस्टोरेंट को 24 घंटे होम डिलीवरी की छूट। तो गुजरात में कोरोना गाइडलाइन आई है। गुजरात में नए मामले 20,000 के पार करते ही सरकार भी सक्रिय हो गई है। प्रदेश में हर दिन 3 से 4,000 मामले बढ़ रहे हैं। इसी के तहत सरकार कोरोना गाइडलाइन में थोड़ा संशोधन करके सामने लाई है। दरअसल 8 महानगरों समेत 10 शहरों में रात्रि कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें अहम निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण ये कि नाइट कर्फ्यू और 17 शहरों में लगा दिया गया है। यानी अब 8 महानगरों समेत कुल 27 शहरों में रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के 27 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रह सकता है। ये गाइडलाइन 29 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। और दूसरी ओर होटल, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी में थोड़ी छूट दी गई है। इसके तहत अब 24 घंटे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। इसके अलावा सारी पाबंदियां यथावत गुजरात में रखी गई है। तो हम आपको बता दें कि 27 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है, जिनमें से बड़े शहरों के नाम है अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर, आणंद, नडियाद, सुरेंद्रनगर, धांगध्रा, मोरबी, वांकानेर, गोधरा, विजलपुर, नवसारी, धोराजी, व्यारा, वापी, वलसाड़, भरूच, अंकलेश्वर, कलोल, गोंडल, जेतपुर और कालावाड़ समेत इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है शिमला के 4 जिलों में भारी से भारी बर्फबारी और हिमपात का ऑरेंज अलर्ट। अन्य शहरों में भी
बारिश व ओलावृष्टि का पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल के शिमला में बर्फबारी हो रही है, उसके साथ 4 और जिलों में भी हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक शनिवार से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले मध्यम क्षेत्रों में बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा था कि शिमला में दोपहर के बाद ताज़ा बुलेटिन जारी करते हुए चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू किन्नौर जिले में भारी से भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट दिया था, जो कि अभी बर्फबारी हो रही है। अगले 2 दिनों तक बर्फबारी का माहौल ऐसे ही बना रह सकता है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है गुजरात पुलिस का एक्शन। जी हाँ दोस्तों, अब गुजरात पुलिस एक्शन के मोड में आ गई है। गुजरात पुलिस को सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई करने के लिए सारी की सारी छूट दी गई है, मगर आप भी अपनी सावचेती से रहिए। दरअसल गुजरात पुलिस एक्शन के मोड में आ गई है। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए केसेस बढ़ रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए गुजरात पुलिस अब सड़कों पर उतर आई है। आपको अगर कोई काम ना हो तो आप कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन ना करें, वरना पुलिस आपको परेशान कर सकती है, लाठियां भी बांध सकती है और इसी के साथ जुर्माना भी लगा सकती है। तो गुजरात पुलिस अब एक्शन के मोड में आ गई है। तमाम छूट छाट उनको दी गई है, सारी पावर्स उनको दी गई है, तो इसी के लिए आप जरा बच के रहें। बढ़ते अगली खबर की और तो इस खबर में जानेंगे गुजरात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर, ठंडी 28 जनवरी तक बढ़ने की शक्यता है। अहमदाबाद का तापमान 60 डिग्री से नीचे जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद के तापमान में काफ़ी गिरावट आ सकती है, 60 डिग्री से नीचे जा सकता है सर्दी का पारा। तो खबर में क्या कुछ है जानेंगे। राज्य में ठंडी को लेके हवामान विभाग के निष्णांत अंकित पटेल ने यह कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की असर होने वाली है, इसलिए आगामी 23 से 28 जनवरी तक का सारे राज्य में ठंडी का कहर जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 23 से 28 जनवरी तक अलग अलग विस्तारों में ठंड पड़ सकती है। उसी के साथ अहमदाबाद गांधीनगर का जो तापमान है सबसे नीचे मतलब 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और अहमदाबाद में काफी हद से ज्यादा इस बार ठंड पड़ सकती है। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में अब जानेंगे सारे भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है। तो अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी हिमपात और बारिश हो सकती है और गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ 12 जगहों पर वर्षा तथा हिमपात संभव है। आपको बता दें कि पंजाब और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर और पूर्वोत्तर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, शेष उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात के पूर्वी हिस्सों और कोंकण, गोवा में हल्की बारिश संभव है। तो गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, कोंकण, गोवा में हल्की बारिश संभव है। इसी के साथ महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।